देखिए, जो सक्रिय पार्टी होती है, सक्रिय लोग होते हैं, वहाँ मतांतर होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और कहीं कहीं वो परिलक्षित भी होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ किसी प्रकार की बात है। हम इसको इस रूप में डिफाइन करते हैं कि मतभेद होना स्वाभाविक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर मनभेद होगा तो वहाँ एनडीए की सरकार नहीं चलेगी। आज मनभेद नहीं है, एनडीए इंटैक्ट है, सब लोग वहाँ एनडीए की सरकार चाह रहे हैं, वहाँ की जनता भी चाहती है। तो जनता की इच्छा को देखते हुए नीतीश कुमार जी को 2025 तक के जो मिला है उनको मैंडेट, उसको लोग पूरा देखना चाहते हैं। तो ये जा रहा है कि बीजेपी वाले राष्ट्रपति चुनाव तक साथ में रखना चाहते, उसके बाद कुछ। देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाता है। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है आरजेडी में। अब आप एनडीए में हैं, वो आरजेडी में हैं, तो अब आप उस मांग का क्या कहेंगे? देखिए, शरद यादव जी राजनीति के एक धरोहर हैं। उनको अगर कोई समझे कि पार्टी के आदमी हैं तो हम समझते हैं कि उनका अपमान होगा। वो अच्छा पार्लियामेंट्रियन है, सामाजिक न्याय का एक पुरोधा है और चाहे नीतीश कुमार हों चाहे लालू जी हों, सबको बनाने में उनकी भूमिका रही है। वैसी परिस्थिति में वो जब गुरुवत में रहे तो हम लोग वहाँ पर गए थे, मुलाकात की थी और उनका जो देख रहे थे भावना, उसके अनुसार हमने मांग की थी। हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को कि हमारे जाने के बाद नेताओं में बिहार का वो वहाँ पर गए और जाने के बाद क्या बातें हुई, नतीजा यही हुआ कि शरद यादव अपनी पार्टी का विलय कर दिए राजद में। तो वैसी परिस्थिति में कोई न कोई आश्वासन तो मिला होगा, तो वो उनकी बात है, अंदरूनी बात है। लेकिन हमारी इच्छा है कि राज्यसभा में माननीय शरद यादव को देने से कोई पार्टी की उसका जो महत्व है वो बढ़ना है, न कि शरद यादव जी का। तो इसीलिए हम समझते हैं अब एक जीवन भर जो राजनीति में रहा, समाज सेवा किया और जीवन के अंतिम भार में अगर वो उपेक्षित जीवन व्यतीत करे तो किसी भी राजनीतिक के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि सबके सामने ये समस्या आ सकती है और आती रहती है। वैसी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद मिले हैं और ये विलय हो गया है राजद में उनकी पार्टी की। तो वैसी परिस्थिति में हम जरूर उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद उनको राज्यसभा भेजने का काम कर सकेंगे। सर, बिहार में जो मौलवी हैं, जो अजान पढ़ने वाले हैं, उनको तनख्वाह दिया जाता है सरकार की तरफ से। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने मांग किया है कि बिहार में जो पुजारी हैं, जो मंदिर में पूजा कराते हैं, उनको भी तनख्वाह मिलना चाहिए। क्या आप इस मांग का समर्थन करते हैं? देखिए, आज नई बात उठ रही है। ये बात तो बहुत पहले से भी थी कि पुजारी लोग पूजा करते थे और धार्मिक न्यास के अंतर्गत बहुत से मठ, बहुत से मंदिर होते थे और उसको एड्स एंड ग्रांट्स मिलता रहा है। हाँ, ये ठीक है कि पार्टिकुलर पुजारी को बिहार सरकार नहीं देती थी, लेकिन मठ को एड एंड ग्रांट्स के नाम पर तो पैसा देती रही है सरकार और उसी से पुजारी लोग पूजा करते रहे। बात करना हमारे समझ से लगता है कहीं न कहीं कुछ मन में विद्वेष की भावना है और अजान पढ़ने वालों को अगर सरकार दे रही है तो हम समझते हैं कि सरकार उचित समझी तभी ऐसी बात कर रही है। लेकिन उनको मिल रहा है, हमको मिले, ऐसा कहना मेरे समझ से उचित नहीं है। हाँ, इनको भी मिलना चाहिए और हम जैसा कहा कि सभी जितने मठ हैं, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, जितने लोग और हैं, सबको सरकार जो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड से जिनका अफिलिएशन है उनको जरूर एड्स एंड ग्रांट्स मिलता रहा है और वो एड्स ग्रांट्स से वो पुजारी को देते हैं कि मंदिर के रिनोवेशन में करते हैं कि प्रचार प्रसार में करते हैं, ये उन पर निर्भर है। तो अलग से कोई मांग करना मेरे समझ से उचित नहीं है। बीपीएससी पेपर लीक वाला जो मामला हुआ उसमें लाखों छात्रों का भविष्य हुआ है, उसको लेकर के जो एक्शन होना चाहिए, खासतौर से बीपीएससी के चेयरमैन हैं या बाकी जो बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन होता दिख नहीं रहा है, इसको लेकर के लोग सवाल करते हैं, कई राजनीतिक भी सवाल करते हैं। नहीं, इसमें मेरा दृष्टिकोण है, बिहार सरकार जो अपेक्षित कार्रवाई है शुरू कर दी है, इसमें कहीं कोई मत नहीं है और हम समझते हैं कि वर्तमान में जो नीतीश जी का कार्यक्रम है उनके अनुसार यदि इंक्वायरी में कोई भी आदमी हेल्ड किए जाएंगे तो वो बचेंगे नहीं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है और दूसरा पक्ष है वो विकराल है पक्ष
जिसको यदि हम कहेंगे तो निश्चित रूप में लोगों के दिमाग में बात आएगी कि जीतन मांझी क्या बोल रहा है। आज से साबित हो गया कि यहाँ पैरवी पुत्र और धन पुत्र के लोग ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में स्थान पाते रहे हैं और गरीब के लोग छूटते रहे हैं। और यही कारण है कि आज इम्बैलेंसेज है। गरीब चाहे जिस जात का हो उसके बाल बच्चे डिप्राइव्ड होते रहे हैं और अमीर चाहे जिस जात का हो, पैरवी पुत्र जिस जात का हो, वो सुलभ अपना काम कर रहे हैं। हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे एक बहुत नजदीकी एडीएम होकर के रिटायर किए, उनका बेटा को हमने देखा था, कुछ नहीं जानता है, राम जाता है, अगर ये भी उसको कहा जाएगा बनाने के लिए तो नहीं बनता। लेकिन 2 बरस के बाद हमने देखा कि वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में ज्वाइन किए हुए हैं। कहा चाचा हम तो डिप्टी कलेक्टर हो गए। तो ये सोचिए कि क्या वहाँ होता रहा है शुरू से आज तक। तो इस चीज को देखने की जरूरत है। वर्तमान सिनेरियो में तो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे, लेकिन पिछला इतिहास को भी देखना चाहिए। अगर यही स्थिति है तो जो आज हियार्की में लोग आए हुए हैं तो अधिकांश ये तो फेस क्या है, आप नीचे कीजिए। सर, राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, आपकी पार्टी जो है क्या चाहेगी कि आपकी पार्टी से भी कोई राज्यसभा का मेंबर आए? एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। निश्चित रूप में हम चाहेंगे। बहुत पहले से ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई हमको या तो विधान परिषद में या राज्यसभा में एक टिकट दिया जाए। जब चुनाव लड़ करके जीत के आने की बात थी नगर निकाय वगैरह से, तो उस समय नहीं दिया गया। तो इस बार हम आशा करते हैं कि हम लोगों को एक सीट, चाहे एमएलसी वाला हो या राज्यसभा वाला हो, राज्यसभा में एक उपचुनाव भी होना है, तो उसमें कहीं मिले हम तो अपेक्षा करते हैं। 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और एक जेडीयू को, और एक उपचुनाव में भी जेडीयू को। तो इस तरह से जेडीयू के खाते में भी 2 सीटें। तो आप चाहेंगे बीजेपी छोड़े या जेडीयू छोड़े? किससे आप कुछ बातचीत हुई है इस संबंध में? इस संबंध में हम एनडीए के नेताओं से बात नहीं किया है और नहीं कोई बात इस पर करते हैं। ये हमारी पुरानी बात है। जब हम ये में थे, महागठबंधन में थे, वहाँ भी कहा करते थे कि कोई निर्णय हो तो जो घटक दल हैं उनसे राय ले ली जाए। ये सही है कि घटक दल के लोग हैं, अपना औकात को समझते हैं। जो निर्णय मेजर दल के लोग होगा वही करेगा, लेकिन सहभागिता होनी चाहिए, हामी होनी चाहिए। आज एनडीए में भी कमोवेश यही स्थिति आई है कि हमारे एनडीए के नेतागण जो प्रमुख हैं भाजपा और जदयू अपने मन से कर लेते हैं और किसी को नहीं, किसी को मतलब सिर्फ एक हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हैं, क्योंकि वीआईपी को तो लोग अपना जैसा था अपना कर ही दिए। हमारी पार्टी है, सिर्फ हमसे कभी ये राय नहीं ली गई है। लेकिन मान न मान हम तेरा मेहमान करके हम लोगों ने आपका मीडिया के माध्यम से भी और पर्सनली नीतीश कुमार से भी मिल करके हमने जाहिर अपना कर दिया इच्छा कि भाई राज्यसभा या विधान परिषद एक सीट हमको आप दीजिए, हम आपसे आशा रखते हैं। शरद यादव के बारे में आपने मांग की थी कि उनको, क्योंकि आप लोग बोल दीजिएगा कि सबकी बात बोल रहे हैं, इसलिए हम उसको खंडित कर रहे हैं। अधिकांश लोग पैरवी पुत्र हैं और पैसा पुत्र हैं, वही आज एडमिनिस्ट्रेशन में है जिनको कोई नॉलेज नहीं रहा है। और यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर आज खराब हो रहा है या विकास का काम ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। वो पैसा के नाम पर, पैरवी के नाम पर जाकर के आज एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं। सर, आखिर में एक सवाल, शरद यादव को अगर आरजेडी अपना उम्मीदवार बनाती है राज्यसभा के लिए, तो क्या जीतन मांझी की पार्टी, हम के विधायक जो है समर्थन करेंगे शरद यादव को? नहीं, इसलिए कि चूंकि हम एनडीए में हैं और एनडीए के सदस्य के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो हम एनडीए के लोगों को वोट देंगे और उनके लोग जिताने का प्रयास करेंगे। जहां तक शरद यादव जी का सवाल है, अगर दिल से राजद के लोग चाहेंगे तो शरद यादव को जिता कर ले जाने के लिए उनके पास सफिशिएंट वोट की जरूरत है। इसलिए हमारे वोट की उनकी आवश्यकता नहीं है और हम उनको वोट नहीं दे सकेंगे। हम एनडीए के उम्मीदवार को देंगे, चाहे भाजपा का हो चाहे जदयू का हो।